नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। 2016 का साल, महीना सितंबर का हिंदुस्तान की फ़ोर्स स्पेशल कमांडोज़ उन्होंने एक ऑपरेशन ऑन किया पाकिस्तान के अंदर जाने का। पाकिस्तान के अंदर हमारी सेना गई, हमारे कमांडोज़ गए और वहाँ आतंकवादियों के कैंप को तबाह किया, आतंकवादियों को मारा और फिर लौट आए। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हाँ, ये ऑपरेशन पाकिस्तान के भीतर जाकर के पीओके में जाकर के हमने किया है। वो कमांडोज़ जो गए वो पैरा कमांडोज़ कहे जाते हैं, सेना कमांडोज़ हैं जिन पर हिंदुस्तान की फ़ौज भी नाज़ करती है। उन्हीं कमांडोज़ में से एक आज हमारे साथ हैं। ज़ाहिर है कि आज की बातचीत है, अमूमन जो बातचीत हमारी होती है उससे थोड़ी अलग होगी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कर्नल शिवेंद्र, आप हमारे साथ होंगे, बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी और इंडिया न्यूज़ और आपकी टीम को। आपने मुझे मौका दिया इधर आने का और आप पूछिए, आज हम मैं ये आपके जानना सामने। आज थोड़ा हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे, हम बताते रहेंगे आप क्योंकि बताइए, पूछिए। आपके जो ऑपरेशंस होते हैं और जो आप स्पेशल कमांडोज़ होते हैं, उनके बारे में हम लोग सुनते ही रहते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत। जो हमारी नॉर्मल आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, उनमें और स्पेशल ऑपरेटिव्स जो होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? सबसे पहली बात जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा वो ये है कि जो ऑपरेशन का जुनून अपने सीने में लेकर आते हैं और जिनके लिए मिशन अकम्प्लिशमेंट, देशभक्ति से ऊपर कोई मादा नहीं होता, वो लोग स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि अगर आपने स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव बनना है, अगर आपने इस देश का टियर 1 ऑपरेटिव बनना है, तो आपको सबसे पहले वॉलंटियर होना पड़ेगा। बिकॉज ये एक ऐसी आर्म्स है आर्मी का जिसमें आप वॉलंटियर करके ही जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 10,000 लोग एक बार में रिक्रूट होते हैं, तो उसमें से 1,000 कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि स्पेशल कमांडोज़ बने, स्पेशल फोर्सेस हाँ जी। ऑपरेटिव बने। तो सबको तो लिया नहीं जाता होगा, नहीं, तो फिर कैसे सेलेक्ट करते हैं? अगर 10,000 जैसे आपने एग्जांपल दिया रिक्रूट्स आए, तो उसमें से हजार ही वो लोग होंगे क्योंकि ट्रेनिंग जो आपकी है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, वो इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। चाहे वो स्पेशल फोर्सेस किसी भी वर्ल्ड की हो, कहीं की भी हो, जो स्पेशल फोर्सेस सिलेक्शन है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट मिलिट्री ट्रेनिंग नोन टू मैन। यानी कि एक आदमी के लिए जो सबसे डिफिकल्ट मिलिट्री ट्रेनिंग है वो स्पेशल फोर्सेस सिलेक्शन है। तो अगर 10,000 आए, 1,000, 500, 300 ही वॉलंटियर करेंगे। उसमें से मैं 5 भी रख सकता हूँ, उसमें से मैं 3 भी रख सकता हूँ, उसमें से 30 भी रख सकता हूँ, डिपेंडिंग कि हमारे मिशन और हमारा काम करने के लिए कितने लोग उस लेवल को पार करने के लिए तैयार हैं जहां पर पागलपन की हद, देशभक्ति की सीमा ना रहे। तो वो जो लेवल है, जहाँ आप कहें कि पागलपन की हद के पार है, देशभक्ति का वो चरम है, वो सीमा क्या होती है? कैसे होगा कि ये यही है, इसको सेलेक्ट करो? सबसे पहली बात है कि जो काम स्पेशल फोर्सेस करेगी और जिस कम नफरी से करेगी वो नॉर्मल आर्मी नहीं कर सकती। तो उसके लिए आपको एक बात तो क्लियर है कि आप चाहे एक्स्ट्रा पैसा दे दो, एक्स्ट्रा सहूलतें दे दो, वो वाले लोग जनरली स्पेशल फोर्सेस नहीं ज्वाइन करते। बिकॉज आपको हवाई जहाज से कूदना है, आपको अंडर वाटर डाइविंग करनी है, आपको बिना सोए 7 दिन रहना है। बिना सोए? 90 दिन की प्रोबेशन में 1 से 2 घंटे की नींद मिलेगी, 50 किलोमीटर भागना है, 100 किलोमीटर भागना है, 150 किलोमीटर भागना है, खाना कम है। सो मैंने कई इंटरव्यूज़ में, कई पॉडकास्ट में पहले भी समझाया है कि
ह्यूमन बीइंग जो होता नहीं, है, एक मिनट में बताइए, ये प्रोबेशन का मतलब हुआ कि वो पीरियड जिसमें आपके जिसमें सिलेक्शन का सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस, चलता है। जो प्रोबेशन, वो 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें एक मतलब रॉ ये तय रिक्रूट को हुआ हम कि लोग सेलेक्ट ये करते हैं। 1000 लोग हैं, इनको लाओ और इनकी ट्रेनिंग करो, इसमें से जो फाइनली रह जाएंगे हाँ, वो रह जाएंगे, वो बाकी तो स्पेशल फिर फोर्सेज में वो आएंगे। स्पेशल फोर्सेस में जाएंगे। हाँ जी। तो ये जो प्रोबेशन पीरियड है, इसमें से मान लो कि 100 लोगों को हमने प्रोबेशन में डाला, तो कितने हो सकते हैं और कैसे क्या करके वो फिर फाइनली हुआ कि नहीं नहीं, ही इज द गाय हु शुड बी सिलेक्टेड। ओके, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट स्पेशल फोर्सेस की हैं, कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर नॉर्मल फौज अपना 5 किलोमीटर रन अपने छोटे पिट्ठू के साथ 25 मिनट में एक्सीलेंट टाइम है, तो स्पेशल फोर्सेस का टाइम वो 23 या 22 मिनट पे रखा जाता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स, टेस्ट नॉर्मल फौज वाले हैं लेकिन स्टैंडर्ड्स उसके कम हैं, बिकॉज आपको ऐसे मिशंस करने हैं जहां पर आपको जल्दी से वो काम करना है, छोटी टुकड़ी में काम करना है, कम रिसोर्सेज के साथ काम करना है और फिर वापस आना है। सो जब आप वॉलंटियर करते हैं, ये सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, देन आपको अपने शरीर की लिमिट, मेंटल लिमिट्स जो हैं उसके ऊपर काबू पाना है। सो अगर मैं आपको टास्क देता हूं नॉर्मल फौज में, अगर आपको मैंने 50 किलोमीटर का स्पीड मार्च दिया, आप वापस आए भागकर 20 केजी वेट अपने राइफल के साथ, तो उसके बाद आपके रिटन टेस्ट लिए जाते हैं उसी वक्त। तो थके हुए शरीर में दिमाग कितना काम करेगा, आपको स्ट्रेस के अंदर डाला जाता है। तो जितना जो स्ट्रेस आप लेते रहोगे, जितना आपको स्ट्रेस आपकी बॉडी देती रहेगी, आपको स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आप कैसा परफॉर्म करेंगे, आपकी टीम स्पिरिट कितनी है। अगर आपको 1 लीटर पानी में 1.5 दिन काटना है, तो क्या आप वाटर डिसिप्लिन लेते हैं, क्या अपनी टीम के साथ, बिकॉज हमारे लिए जो हमारी टीम है वो हमारी फैमिली, बीवी बच्चे और जो टीम मेट्स हैं, माता पिता सबसे बढ़कर हैं। क्योंकि लड़ाई के दौरान और जब आप एक्चुअल कॉम्बैट में होते हैं, तो ये वाले जो रिश्ते मैंने आपको जो बताए, जो ये घर परिवार वाले बहुत होते हैं। पीछे रह जाते हैं। अगर आपने दुश्मन की गोली का जवाब गोली से नहीं दिया, तो उसके अलावा कोई चारा नहीं। दूसरा वायलेंस हमारा पीस में, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे प्रोबेशन शुरू होता है, कोई हाँ नया जी, रिक्रूट नया आपका सोल्जर आता है, तो आते आते क्या होता है और कैसे आप कहते हैं कि हफ्ते भर सोने को नहीं मिलता है, 1 लीटर पानी में आपको कई दिनों तक रहना है, कैसे रहना है, आपको 50 केजी का वेट दे दिया था, भागना होता है। तो ये जो 90 दिनों का पीरियड होता है, 1 बाय 1 ही होता होगा, पहले ये फिर ये हाँ फिर जी, हाँ ये। जी। तो जरा मुझे विस्तार से बताइए कि प्रोसेस कैसे चलता है। बेसिकली स्पेशल ऑपरेटिव जो सेलेक्ट होता है, उसके कुछ स्किल्स होते हैं जिस पे उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे फिजिकल एक स्किल हो गया, मेंटल कैपेबिलिटी हो गई, उसके बाद आपका वेपन की प्रोफिशिएंसी, आपका कम्युनिकेशन रेडियो सेट्स का तरीका, आपको कॉम्बैट के दौरान मेडिकल फर्स्ट एड देने का तरीका, आपका नेविगेशन का तरीका। तो ये सारे स्किल्स हैं जिस पे उसको जज किया जा रहा है। क्योंकि आप स्पेशल फोर्सेस में हो, तो जब आप एक प्रोबेशन क्लियर करके निकलते हो, जब आप वो 90 दिन पास करते हैं, तो आपका एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल होता है। प्राइमरी स्किल किसी का वेपन हो सकता है, किसी का डेमोलिशन, आपको एक्सप्लोसिव्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ब्रिज उड़ाना है, आपको अंडर वाटर एक्सप्लोसिव्स लगाने हैं, आपको चार्ज लगाकर रूम को बर्स्ट करना है। सो एक स्पेशल ऑपरेटिव जो कि नॉर्मल आर्मी का आदमी नहीं करता, उसके 4-5 स्किल्स होते हैं जिसमें उसको महारत हासिल करनी है। जब मैं इक्विपमेंट की बात करता हूं, जब मैं हथियार की बात करता हूं, तो उसको उस हथियार की इतनी नॉलेज होनी चाहिए और उसके पर इतना भरोसा होना चाहिए कि वो 90 दिन में, जैसे हम पहले दिन में जो प्रोबेशनर्स आते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, उसको हम हथियार दे देते हैं। 24 घंटे इंटू 7 दिन इंटू वो 90 दिन, वो हथियार उससे अलग नहीं होता है, 1 सेकंड के लिए भी। वो उसका बॉडी बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सिमिलरली जब आप ऑपरेशंस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च दिया, आप वापस आए, आपको बुक रिव्यू लिखना है, आप बुक्स पे करेंगे, रिटन टेस्ट देंगे। ये जो कार्यवाही है, ये पूरी 3 महीने लगातार चलेगी।
बीच में ऐसे फेजेस हैं जिसमें आपको स्ट्रेस में चला जाएगा। हाँ, अब आप 2 दिन नहीं सोएंगे तो आपको लगेगा कि आप रो रहे हैं, हेलुसिनेशंस जिसको आप बोलते हैं, आपको ऐसा लगेगा, आपको लोग चलते हुए नजर आना शुरू होंगे 3 दिन 4 दिन, क्योंकि जब आपकी स्लीप, आप डिल्यूजनल जिसको कहते हैं वो, तो ये सारी चीजों में उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको लाइव फायर के दौरान उसको सिमुलेशन टेस्ट में डाला जाएगा, रूम इंटरवेंशन ड्रिल सिखाई जाएंगी, एंटी हाईजैकिंग की चीज़ें बताई जाएंगी, उसको इतना अपग्रेड, इतना ज़्यादा उसका फिजिकल और मेंटल माइंडसेट को बढ़ा दिया जाएगा कि उस आदमी को 90 दिन के बाद, ये मैं गारंटी कहता हूं, जो सक्सेसफुल, उसको 90 दिन के बाद, आप पहले दिन भी मना कर, लोग पहले दिन आते हैं, 100 लोगों का चला, 20 पहले दिन आउट, 30 दूसरे दिन आउट, ऐसे लगातार लोग अपना नॉन पैरा वॉलंटियर भर के तो जाते तो रहते ऑफर हैं। भी करते होंगे कि हाँ, हम लोग करते हैं माइंडसेट टेस्ट करने के लिए, बिकॉज आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस में जाना पड़ता है। सो जब वो 90 दिन के बाद वो जो रॉ सोल्जर एक ट्रेंड ऑपरेटिव की तरह निकलता है, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि उससे बड़ा फाइटर, उससे बड़ा जांबाज इस दुनिया में कोई नहीं है, बिकॉज वो ऐसी चीजें कर लेता है जो नॉर्मल आदमी करता जो नहीं। ट्रेंड ऑपरेटर आपका है वो क्या क्या कर सकता है? जैसे मैंने आपको स्किल्स का बताया, ही इज अ डेमोलिशन एक्सपर्ट, एक्सप्लोसिव्स का एक्सपर्ट है, अंडर वाटर डाइविंग में एक्सपर्ट है, ये सब्सिक्वेंट स्किल्स हैं। कॉम्बैट फ्री फॉल, 25,000 फीट से कूद मारना, 40 किलोमीटर दुश्मन के एरिया में जाना। उसके बाद वेपन की प्रोफिशिएंसी, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, अगर उसको नेविगेशन करनी है जिसमें आपको स्टार्स और जो नॉर्मल मैप रीडिंग का स्किल होता है, तो उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल आप बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी भी वो आदमी तैयार नहीं हुआ है, ये उसका फर्स्ट फेज है। जो ट्रू ऑपरेटिव, जो एक असली स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव, वो होता है जब वो पहली बार मिलिटेंट या आदमी को मारता है। क्योंकि जब तक आप टारगेट पे फायर कर रहे हैं, जब तक आप टारगेट फायर बैक नहीं कर रहा, तब तक उसका दिल खुला नहीं है। क्योंकि कोई भी अपने माँ के पेट से दिलेर पैदा नहीं होता, उसको बनाया जाता है पहले ट्रेनिंग से और फिर उसको एक्चुअल कॉम्बैट में डाल के। दैट इज वाई जो क्वेश्चन आता है कि स्पेशल फोर्सेस इतनी स्पेशल क्यों हैं, बेसिक ये करके उसके अंदर वो अल्फा मेल का चीज डाल दी जाती है। फिर वो अपनी टीम्स के साथ जहां पर भी वो डिप्लॉयड है वहां पर तो एक्चुअल ये ऑपरेशंस करते हैं। कॉम्बैट की अपॉर्चुनिटी कैसे आती है, ऑपरेशन की अपॉर्चुनिटी कैसे काउंटर आती है? टेररिस्ट ऑपरेशंस, काउंटर जहां पर टेररिस्ट हर स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय होती है, छोटी टीम्स, ट्रुप्स, टीम्स, वहां पर स्पेशल फोर्सेस का वहां पर डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टिल द टाइम आपका बैरल, जो आपकी हथियार का बैरल है, वो गर्म ना रहे और आपने खून ना देखा हो, तब तक वो असली ऑपरेटिव नहीं बनता। बिकॉज ये सब जो चीज़ें हमने उसको सिखाई हैं, जब तक वो इसको एक्चुअल कॉम्बैट में, फायर में, आपके बडी को गोली लगी हुई है, उसके टांग पे गोली लगी है, अगर आप उसको इंट्रावीनस और आईवी सेट देकर उस फायर में आप नहीं बचा सकते, तब तक आप स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव नहीं हैं। अभी आपने कहा कि वो जो आपके गन्स होती हैं उनके ऑपरेशन में, नेविगेशन को समझने में, कम्युनिकेशन में वो मास्टर होता है। मान लीजिए कि एक कोई इलाका है, दुश्मन का इलाका है, वहाँ 15 लोगों की टीम को कहा गया कि आपको ऑपरेशन करना है। तो प्लान कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, प्रोसेस कैसे चलता है? देखिए, जो स्पेशल फोर्सेस का मैंडेट है, जो हमारे टास्क आते हैं, वो हाईएस्ट लेवल से आते हैं। स्पेशल फोर्सेस नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस में नहीं जाती, उसको एम्प्लॉय तब किया जाता है जब खबर पक्की है, हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जहां पर नॉर्मल आर्मी, बिकॉज आप उस इलाके में हैं जहां पर टेरेन थोड़ी डिफिकल्ट है, जहां पर नॉर्मल आर्मी वो कार्रवाई कर नहीं सकती, उस इलाके के लिए उसको दिया जाएगा। सो वो टास्क मिलता है, या तो कमांडिंग ऑफिसर को मिलेगा, वो नीचे, अगर उसकी टीम वो उधर नहीं है तो उसकी टीम कमांडर्स होते हैं, नीचे टीम्स हैं, ट्रुप्स कमांडर है। सो इट्स टोटली प्लान्ड बाय द ऑफिसर्स एंड एग्जीक्यूटेड। जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें ऑफिसर लेड ऑपरेशन होगा,
उसके जो नीचे होंगे उसमें आपके जेसीओज और एनसीओज जो हैं, स्क्वाड कमांडर्स एंड ऑल, वो सब होते हैं। तो वो सब मिलजुल के वो ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जो मैंडेट आता है, जो टास्क आता है, वो हाईएस्ट लेवल से आता है, बिकॉज स्पेशल फोर्सेस को ये एक बहुत ही चुने हुए लोग हैं। आप इनको नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस में डालेंगे तो आप अपनी रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, Waste बिकॉज बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं जब स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई नहीं है तो स्पेशल फोर्सेज आराम कर रही हैं। स्पेशल फोर्सेज कभी आराम नहीं करती। ये तो मैं क्या आपको करती बता हैं? सकता, जैसे मान लीजिए कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा सिर्फ है, ठीक चल रहा है। हाँ जी। कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई टेरर एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदमी घर से निकला, दफ्तर को गया, कमा कर घर में आ गया। उस दौरान स्पेशल फोर्सेस क्या करती हैं? ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, वो ऑपरेशंस जो नॉर्मल पब्लिक आई में नहीं है। स्पेशल फोर्सेस कभी फ्री नहीं बैठती। उनका जो पिट्ठू और जिसको आप रक्सैक कहते हो, वो हमेशा बंधा रहता है। अगर आप उनको इधर नॉर्मल पीस स्टेशन में भी देखेंगे, पर हमेशा तैयारी की हालत में रहते हैं, बिकॉज जो पहली गोली निकलेगी, अगर वो दुश्मन को हर गोली अकाउंटेबल नहीं होगी, तो उस स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव की लाइफ जो है, जो जिंदगी है, वो व्यर्थ है। लाइफ नहीं है। एक्यूरेसी कितनी होती है स्पेशल जो हमारे ऑपरेटिव्स होते हैं मारने की, जो वेपन है? वी आर ट्रेन टू किल। हम लोगों को एक्सट्रीम वायलेंस के लिए ट्रेन किया गया है। अगर आपको बॉर्डर मीट्स करनी है, फ्लैग मीट्स करनी है, तो उसमें स्पेशल फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। जब आप मारने की ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग बहुत ही उम्दा होनी चाहिए, बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए, बिकॉज ना आपका ओपोनेंट नॉर्मल होगा, वो भी उतनी ट्रेनिंग करके आया है, चाहे ना भी की हो, लेकिन अगर आपने उसको पहली गोली में नहीं खत्म किया, सो यू आर, यानी कि आप अपनी जान, अपने बडी की जान, जो कि उस वक्त हमें बचानी है, तो उस पर, बिकॉज इनकमिंग बुलेट जो होती है उसका राइट ऑफ वे होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जहां पर हम ऑपरेशंस करते हैं, अगर हम हिंदुस्तान में ऑपरेशंस कर रहे हैं, अपने J&K में ऑपरेशंस कर रहे हैं, एम इज नॉट टू हैव कोलेटरल डैमेज, सिविलियंस को बचाना, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिटेंट, हथियार नजर आना चाहिए तभी वो मिलिटेंट है। अगर कोई मिलिटेंट हथियार छोड़ के ऐसे सिविलियन के सामने आता है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इट शुड नॉट हैपन कि सिविल कैजुअलिटी हो जाए। हमारा मैंडेट आर्मी का, स्पेशल फोर्सेस का, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, चाहे किसी भी टाइप की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिविलियंस को हर्ट नहीं करना है। जब आप इतने सारे बंदिशों में ऑपरेशन करते हैं, तो आप लोगों को इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो गोली लेफ्ट राइट ना हो, जहां पर जानी है उधर ही जाए। स्पेशल जो ऑपरेटिव्स होते हैं नॉर्मली यूजुअली ये जो ऑपरेशंस होते हैं रात में होते हैं, तो नाइट विजन कैमरा, थर्मल इमेजेस, ये सारी चीज़ें तो आपके पास होती होंगी। रात में ऑपरेशंस कैसे होते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम उत्तर जा रहे हैं कि दक्षिण जा रहे हैं, जंगल है या फिर वो पहाड़ का इलाका है, तो उस ऑपरेशन में एहतियात क्या क्या बरतते हैं और कैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो इसको इंश्योर करते हैं? देखिए, स्पेशल फोर्सेस का जो मैंडेट है, बिकॉज हम लोग वो वाले ऑपरेशंस कर रहे हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशंस हैं, तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस, जिसको आप कह सकते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस, प्रोवाइड की जाती है, हमें जनरली मालूम होता है कि हम किस इलाके में जाने वाले हैं। अगर हमें पहाड़ी वाले इलाके में जाना है ऑपरेशंस करने के लिए, तो आप ये मत सोचिए कि किसी टुकड़ी को, मैं एग्जांपल देता हूँ, देश के किसी कोने से उठाकर लेकर जाएंगे। ऑलरेडी यूनिट्स डिप्लॉयड होती हैं। अगर पहाड़ी वाले इलाके में जाना है, सपोज J&K को मान के चलते हैं, तो वहाँ पर यूनिट्स डिप्लॉयड रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जो यूनिट्स नीचे बैठी हैं उनका उधर अचानक, कई बार अगर हमें, यानी गवर्नमेंट या फिर आर्मी को ऐसा लगता है कि थ्रेट लेवल्स आर मोर और न्यू यूनिट्स इंडक्ट करनी पड़ेंगी, तो हम लोग को इंडक्ट करते हैं। पर जनरली हमें अपना एरिया ऑफ ऑपरेशंस मालूम होता है। अगर पहाड़ों में जाना है, अगर हम बर्फ वाले एरिया में कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे पास बर्फ का सामान होगा, तो वो हमारे पास हमेशा तैयार रहता है। तो जो स्पेशल फोर्सेस का जो सिस्टम है इक्विपमेंट का, जिसको मैं कहूँगा बुफे सिस्टम है, बुफे लगा हुआ है, आपको जो उठाना है उठा लो। जैसे कोई बर्फीला इलाका है, हाँ जी, चोटियों का है, हाँ जी, हाँ जी।
अब वहाँ अगर आप हो, हम्म। स्पेशल ऑपरेटिव्स हैं, हम्म। तो वहाँ जो क्लाइमेट है हम्म। उसको सस्टेन कैसे कर सकते हैं? या फिर कोई दलदली इलाका है, हम्म। तो कितनी देर तक पोजीशन लेकर के रह सकता है? देखिए। या कोई जंगल का इलाका है, हम्म। तो वो हम देखते हैं कि झाड़ियों के बीच में वो अपने उस तरह के यूनिफ़ॉर्म पहन कर के और यूनिफॉर्म, फिर हाँ। पोजीशन लेकर बैठा हुआ है। हम्म। तो ये जो अलग-अलग पोजीशंस होती हैं, हम्म। कितनी देर तक वो टारगेट को वेट करता रहेगा? एक पोजीशन में कितनी देर तक रह सकता है? कितने टफ सिचुएशन में वो अपनी कूल को और अपनी पोजीशन को बनाए रख सकता है? ये थोड़ा-सा बताइए। देखिए, ऑपरेशन जब प्लानिंग चलती है तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, अगर हमारा सपोज कोई सर्विलेंस का ऑपरेशन है जहाँ पर हमें जनरल इनपुट है कि यहाँ पर टेररिस्ट आते हैं, हमें मालूम है कि 4-5 दिन हमें बैठना पड़ेगा, तो हम लोग 7-8 दिन की तैयारी करके ही जाते हैं। सो अब उस 7-8 दिन में हमने कौन सा एरिया सेलेक्ट किया है, कैसे हमें बैठना है, फिर कोई मूवमेंट नहीं है वहाँ से। आपका जो भी दिन का ज़रूरी काम है, आप थोड़ा सा इधर हो सकते हो, हल्का सा इधर हो सकते हो, क्योंकि आपका काम है टारगेट ऑब्जर्व करना। मे बी ड्यूरिंग डे तो आप हिल ही नहीं सकते, चाहे बारिश पड़े, बर्फ पड़े, तूफान आए, आंधी, उसी कुछ पोजीशन में उसी रहेंगे आप। पोजीशन, बिकॉज डे में पूरी, अगर आपका सरप्राइज टूट गया, आपका सरप्राइज नहीं रहा, गांव वालों को, सिविलियंस घूम रहे हैं, उनको पता लग गया कि इधर फौज की टुकड़ी बैठी है, तो हो सकता है जो मिलिटेंट्स आ रहे हैं वो कभी आएंगे ही नहीं। सो वो वाली जो मादे की जो हमने बात की कि कितनी देर ऑपरेशन चलेगा, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है और किस इलाके में। ठंड लगती है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, पर आप जो हम फर्स्ट फेज में जब हमने बात की थी ऑपरेटिव, जिसमें ट्रेनिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें उसकी उधर टेस्ट की जा चुकी हैं। अच्छा। वो उसको उस एरिया में, उस हाइड में अगर वो बैठा है जहाँ से वो सर्वेलेंस कर रहा है, तो वहाँ पर उसको 4-4 दिन रखा गया है। उसको आदत है उस 2 पूरी पे, आधे लीटर पानी पे उस पूरा टाइम काटने की, बिकॉज अगर पानी ज़्यादा पियोगे तो आपको अपना बाथरूम के लिए यूरिनेट जाना करना पड़ेगा, पड़ेगा। टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा। सो वो सब फिगर्ड है। जब आदमी उस टाइप की ऑपरेशंस करता है और जब वो वापस आता है, तब आप ये जब मैंने बोला था कि दिमाग की जो लिमिट्स हैं, वो आपकी, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लिमिट्स को टेस्ट जब किया जाता है, वो प्रोबेशन में ही उसका उस टाइम पे किया जाता है, और वो उस चीज़ के लिए वॉलंटियर हैं। जो नॉन वॉलंटियर्स होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो उसको मालूम है कि मेरे को 7 दिन बिना इतने से चने या फिर पूरी पे या फिर किसी पे मुझे कोई गर्म चीज़ नहीं मिलेगी, मैं आग नहीं लगा सकता। वो उसको सब वो प्लान उसको उसकी ट्रेनिंग में वो लेकर आया है, तो उसके लिए हिलना, लेफ्ट राइट जाना, फ़ोन पे बात करना, घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, वो सब मायने नहीं रखता। ये जो वेपन है, इसको असेंबल करना, डिसेंबल करना, इसमें कितनी एक्सपर्टीज, कितने समय में एक जो पैरा ऑपरेटिव कर लेता होगा? नॉर्मल आर्मी से मैं कहूँगा काफ़ी जल्दी कर लेता है, 6 से 7 सेकंड में एक एक को खोल, 7 से 8-10 सेकंड में कर लेगा अपने पर्सनल 8 हथियार को। सेकंड में? हाँ, ब्लाइंड फोल्ड करके भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप कई बार अंधेरे में, आपको इतनी, आप अंधेरे वाली जगह में होते हो, आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। सो उस प्रैक्टिस करने के लिए वो सारी टेक्निक, वो सब टेक्निक्स भी होती हैं। सो बेसिकली वेपन की जो नॉलेज है, वेपन का जो इम्पोर्टेंस है, वेपन की जो अहमियत है, वो हर फौजी समझता है, लेकिन स्पेशल फोर्सेस वाला अपना वेपन कभी नहीं छोड़ता। उसके लिए वो उसकी ज़िंदगी है, बिकॉज अगर आप अपने वेपन की इज्जत नहीं करोगे, तो जिस दिन आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो आपका साथ नहीं देगा। ये ट्रस्टेड है। अभी बेहतरीन वेपन का कौन सी है? हमारे पास इंडियन स्पेशल फोर्सेस में टेवोर है, टेवोर असॉल्ट राइफल है, जो कि इजरायली वेपन है। और अब तो मेरे ख्याल से और भी वेपन्स आ गए हैं। AK-47 को मॉडिफाई किया हुआ है, सब मशीन गन्स है, माइक्रो उजी है, उसके बाद स्नाइपर वेपन्स हैं, स्नाइपर के हथियार हैं। अब तो काफ़ी कुछ नया सामान आया है। तो जब ऑपरेशन पर जाता है एक कमांडो, तो उसका पिट्ठू कितना होता है, उसके पास वेपन्स कितने होते हैं, और वो कितने समय के लिए निकलता है? ये वही जैसे हमने बताया था, जो आपका मैंडेट है, कितनी आपने किस टाइप का ऑपरेशन करना है, उसके हिसाब से। अगर आपको पक्की खबर है कि आपने इस घर के अंदर जाना है, यहाँ पर मिलिटेंट है,
आप स्ट्रेट उधर जाएंगे, रूम इंटरवेंशन के आपके हथियार होंगे, पर्सनल हथियार होगा, सेकेंडरी वेपन होगा, नाइट विजन्स लगे होंगे, हेलमेट माउंटेड नाइट विजन्स होंगे, आपका जो रूटीन है, बिकॉज आपको मालूम है कि आप गए, ये हेलमेट माउंटेड नाइट विजन होता है, इससे कितनी दूर तक दिखता होगा, क्योंकि रात में आप देखना है। 40 से 50 मीटर तक देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो जनरली अगर थोड़ी सी एम्बियंट लाइट होगी, जब थोड़ा सा यानी चंद्रमा जाए या थोड़ी सी तारों की, अगर बिल्कुल पिच डार्क नाइट नहीं है, अगर थोड़ी सी भी लाइट मिलेगी तो वो और ज़्यादा दूर दूर तक देख सकता है। लेकिन अगर कम लाइट कंडीशंस भी हैं तभी भी वो इतना दिखा देगा कि आपको आदमी की मूवमेंट का पता लग जाएगा। ये जम्मू के इलाके में पीर पंजाल के बेल्ट में जून से पाकिस्तान के आतंकवादियों की घटनाएं ज़्यादा हो गई हैं, और कहा जा रहा है कि एसएसजी वाले हैं जो पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज के जो ग्रुप, हाँ जी, हाँ जी। वो भी उनके कमांडोज ही हैं जो उनके स्पेशल forces, ऑपरेटिव्स हाँ होते जी। हैं। ये जितनी भी अभी एंटी टेरर एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उधर चल रही हैं, आपको लगता है कि एसएसजी वाले हैं ये? कुछ, पर जिस प्रकार से जो फिगर दिया गया था कि 500 से 600 आ गए हैं, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हो सकता है कुछ कुछ ऑपरेटिव्स आए हों। ये आप कुछ हो सकते हैं एसएसजी हाँ, वाले, कुछ हो लेकिन सकते हैं, सारे बट आप मान के चलिए कि एक चीज व्यूअर्स को और सबको समझने की जरूरी है, जो जिस टाइप की ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, जिस टाइप की ट्रेनिंग रूटीन आर्मी करती है, जिस टाइप की ट्रेनिंग पुलिस करती है, जिस टाइप की ट्रेनिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस करती हैं, मिलिटेंट्स उससे 1/3 भी ट्रेनिंग नहीं करता है। कहां पर मिलिटेंट्स स्कोर करते हैं? बिकॉज थोड़ा बहुत लोकल सपोर्ट है। आप समझ रहे हैं, टेरेन वैसी है। आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सारी चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं पहली गोली फायर करने के लिए। मिलिटेंट्स के लिए ऐसा कोई भी रूल लागू नहीं है। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि हमारी जो पैरा फोर्स है हाँ जी। और पाकिस्तान की एसएसजी है, तो इनके जो ऑपरेटिव्स हैं, तो बेटर कौन है? हमारी स्पेशल फोर्सेस। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय हूं, ओनली बिकॉज हमने कॉम्बैट बहुत देखा है। आप अक्रॉस, आप पाकिस्तान में मिलिटेंसी भी थोड़े टाइम से शुरू हुई है। हम लोग 90s से जेएंडके में लड़ रहे हैं, उससे पहले से हम नॉर्थ ईस्ट में लड़ रहे हैं, हर जगह स्पेशल फोर्सेस कॉम्बैट। जो स्पेशल फोर्सेस नीदर इक्विपमेंट, ठीक है इक्विपमेंट एक दर्जे तक मैटर करता है अगर आप वो कर रहे हो, जो कॉम्बैट का एक्सपोजर है, जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, वो इंडियन स्पेशल फोर्सेस का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो इंडियन स्पेशल फोर्सेस एनी पॉइंट ऑफ टाइम आर बेटर देन पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस। और चाइना, चूंकि लोग कहते हैं कि चाइना 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 एक का हैवक है। हाँ, चाइना का न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हो सकता है, लेकिन चाइना ने लड़ाई कौन सी लड़ी है लेटेस्ट टाइम में? आप मेरे को बताइए, आखिरी लड़ाई कहां पे लड़ी है? आप यूएस को देखिए, यूके को देखिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स थी इसमें अफगानिस्तान में, इराक में लड़ाई लड़ी है, यानी वो कॉम्बैट हार्डन्ड फोर्सेस हैं। इंडिया, हम लोग काउंटर टेररिस्ट में डिप्लॉयड हैं, नॉर्दर्न पार्ट में भी, नॉर्थ ईस्टर्न में भी। आर्मी चलो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसको आप नक्सलिज्म कहते हैं उसमें नहीं है, ठीक है, मे बी सम सपोर्ट रोल में होगी, लेकिन एक्चुअल कॉम्बैट में सीआरपीएफ और ये सब डिप्लॉयड। तो हमारी फोर्सेस का जो कॉम्बैट एक्सपोजर है, मैं न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को मानता हूं कि ठीक है आप 1000 हैं, हम 300 हैं, लेकिन ये वही बात है कि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप नॉर्मल हैं, आप मेरे को बताइए, आप 100 भेड़ों को रखेंगे या 2 शेर को रखेंगे? शेर रखेंगे, शेर ही रखेंगे। सो जिस शेर वही होगा जिसने लड़ाई लड़ी है। सो कॉम्बैट एक्सपोजर के मामले में मैं बहुत बारी बात बता चुका हूं, मैं हर जगह बताता हूं, इंडियन आर्मी बहुत सुलझी हुई आर्मी। यह जो कहा जाता है कि चाइनीज़ आर्मी, इंडियन आर्मी, चाइनीज़ आर्मी का मिलिट्री माइट बहुत है, इंडियन आर्मी उतनी पोटेंट नहीं है, तो 62-2024 इंडियन आर्मी को चाइनीज़ आर्मी के मुकाबले आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इंडियन आर्मी किसी भी आर्मी को टक्कर दे सकती है। इतना बड़ा देश, 3rd-4th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, मुझे कोई डाउट नहीं है कि चाइना हमारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इट्स कॉम्बैट, यानी आप लड़ाई लड़ोगे, वॉर होगी, कैजुअलिटीज दोनों तरफ होगी। आप खुद देखिए, आपको मैं लिविंग एग्जांपल्स देता हूँ, छोटी छोटी
कंट्रीज यूक्रेन की वॉर को कहते थे कि 10 दिन में खत्म होगा कैंपेन, आज 2.5 साल हो गए वो कैंपेन चलता हुआ। आप समझ रहे हैं, छोटी कंट्री है, उसको चलो ठीक है नाटो सपोर्ट करता है, हमारा इतना बड़ा देश को आप कैसे मान सकते हो कि चाइना जस्ट यानी इंडियन आर्मी को खत्म करके आगे, यानी फोर्सेस को, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, वी आर द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड, पूरे टफ माउंटेन रीजन में जैसे गलवान हुआ तो हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो उनके 35-40 हमने मारे, जबकि हम अनप्रिपेयर्ड थे, हम ऐसे ही गए थे। तो ये एक घटना है जो बताती है कि इंडियन आर्मी की ताकत चाइना से कहीं बेहतर है इस मामले में। चूंकि अलग अलग फ्रंट हम चाइना के साथ खुले रहते हैं, उस फ्रंट पे इंडियन आर्मी को लोग कहते हैं कि इंडियन आर्मी थोड़ा पीछे हो जाती है, चाइना थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, हमने थोड़े अपने इलाके जो है वो छोड़ दिए हैं। नहीं, ये 10 तरह की बातें पॉलिटिशियंस कहते रहते हैं, देखो, चलती रहती हैं। नहीं मुझे नहीं मालूम है कि जहाँ तक मेरी सर्विस मैंने देखी है, क्योंकि पोस्ट गलवान हम लोग भी डिप्लॉय हुए थे, कोई इंच ऑफ लैंड कहीं से गया नहीं है, फोर्सेस आर डिप्लॉयड एंड इंडियन आर्मी कहीं लैंड छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। ये मिसनॉमर्स हैं वर्ल्ड में कि हमारा लैंड चला गया, जो पहले की जैसी पोजीशंस हैं वैसे ही। हमारे यहाँ जो खून खराबा हो जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में ही हाँ जी, हाँ जी। तीर्थ यात्रियों की बस आ रही है, आपने गोलियां चला दी, कहीं कोई आदमी जा रहा है, आपने उसको टारगेट कर लिया, तो फिर हम उसका बदला लेते हैं या फिर ऐसे ही रहता है? नहीं नहीं, बदला लिया जाता है, खून का बदला खून ही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सिविलियंस और हमारे ओन ट्रुप्स के ऊपर एक्शन हुआ और हमने कभी एक्शन ना किया हो, ऐसा कभी नहीं होता है। कई चीज़ें पब्लिसाइज की जाती हैं, कई चीज़ें पब्लिक व्यू में आती हैं, कई चीज़ें नहीं आती। वी आर सपोज टू रिमेन साइलेंट। ये अब मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, मैंने थोड़े पॉडकास्ट दिए हैं, लोगों को नज़रिया पता लगा है। उससे पहले 18.5 साल मैं JNK में किस जगह पे रहता था, मेरे अपने घर वालों को नहीं मालूम था। उनको ये मालूम है कि मैं JNK में डिप्लॉयड हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं फौज का मेजर, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल हूँ, पर मैं क्या करता हूँ और मैं कहाँ जाता हूँ और मेरी पिन पॉइंट लोकेशन कहाँ है, वी आर घोस्ट, हम तो भूत की तरह घूमने वाले लोग हैं। इंडियन आर्मी एक ऐसी फोर्स है जिसका ऑफिसर जो है लीड करता है, हाँ जी, उसी को प्लान करना है, एग्जीक्यूशन भी उसी के हाथ में हाँ जी, है। हाँ जी। कितना मेजर रोल है बाकी आर्मीज के मुकाबले इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि शायद इकलौती आर्मी है जिसका ऑफिसर जो है ना वो फ्रंट से लीड करता है। यस, आप वेस्ट की आर्मीज में देखेंगे, अगर वहाँ पर क्वालिटी ऑपरेशंस जो करते हैं वो हवलदार और सार्जेंट लेवल पे ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनका सेटअप ऐसा है। ऑफिसर आफ्टर डूइंग, ये नहीं है कि ऑफिसर ऑपरेशंस में नहीं जाता, बट देयर आफ्टर ही मूव्स इनटू द प्लानिंग स्टेज एंड उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयड है। लेकिन जो उनका जो मैं कहूँगा जो टिप ऑफ द स्पीयर हैं वो उनके सार्जेंट्स वगैरह हैं, अगर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे। इंडिया में बिकॉज आप ऑफिसर हैं, एवरीथिंग इज विद यू, जो आपने ऑपरेशन करना है उसकी प्लानिंग भी आपके पास है, एग्जीक्यूशन भी आपके पास है, उसकी सक्सेस भी आपके पास है, उसका फेलियर भी आपके ऊपर है। सो दैट इज वाई, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक इज एन ऑफिसर। कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है, कहा जाता है कि स्पेशल ऑपरेटिव है, जंगल में खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो उसने जानवर मार के खाए, सांप खा लिए, कुछ और कीड़े मकोड़े खा लिए। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कहीं भी कुछ भी खा करके सर्वाइव कर सकता है और वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे के ही लौटेगा। हाँ जी, कितना सही है ये? जो आपने ये जंगली जानवर खाना, कौन से पौधे खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं, किन जंगली फ्रूट्स को आप खा सकते हो, ये सब ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग के दौरान हो जाती है। यानी ट्रेनिंग में ये सब कुछ सिखाया जाता है। इन केस मुझे नहीं लगता, बिकॉज हम अपनी ओन साइड पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, कि खाने की कभी हमको उतनी समस्या आई कि हमें जंगली जानवर ही मारने पड़ गए। मुझे नहीं मारने पड़े, बट यस, ट्रेनिंग के दौरान हमने ये सब कुछ किया है। बिकॉज खाना जो है वो इतनी एम्पल क्वांटिटी में होता है कि हम अपने ऑपरेशंस प्लान कर लेते हैं, और अगर बाय चांस ऑपरेशंस एक्सटेंड भी होते हैं, जो रीसप्लाई है दैट इज़ वेरी गुड। यानी कि जो फूड सप्लाई चेन है फौज की, हमको री इन्फोर्स करना, हमको रिप्लेनिश करने की,
वो बहुत अच्छी है। जैसे एक और बात कही जाती है कि स्पेशल ऑपरेटिव है, वो तब तक फाइनली कमांडो नहीं होता है जब तक वो काँच चबा करके, खा करके निगल ना जाए। ऐसा क्या है? हाँ, वो एक रिचुअल है जिसमें आप लोगों को बेसिकली जिस ग्लास में आपका ड्रिंक बनता है, वो ये प्रूव करने के लिए है कि कमांडो कुछ भी कर सकता है। सो आपको खाना पड़ता है वो ग्लास। आप वो शीशे का जो ग्लास है उसको चबाइए पूरा? साइड से। हाँ, थोड़ा सा लेकर उसको तोड़ के फिर चबाइए। वो बेसिकली बताने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता आप हूँ, मैं बाकी इंसान से अलग हो गए। अलग हूँ। हाँ, वो क्योंकि आप मेरे को एक बात बताइए, मैं आपको आज 3 लाख रुपए देता हूँ या 2 लाख रुपए देता हूँ, मैं आपको बोलूँ कि आप 25,000 फीट से जहाज से कूद लीजिए, नहीं कूदेंगे। हुँ, 99% लोग नहीं कूदेंगे। मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपनी फैमिली से बात करने का कोई टाइम नहीं है। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पैदा पैदा हो गए, आपकी वाइफ किस उसमें है, मैं आपको 2-2.5 लाख रुपए देता हूँ महीने के, आप ये काम कर लीजिए। 99% लोग नहीं करेंगे। मैं आपको बोलूँगा कि ये सामने मिलिटेंट बैठा है, आपको इसको घर के अंदर घुसना है। सिविलियन को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी गोली मिलिटेंट को लगनी चाहिए, आपके ऊपर फायर आएगा। मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, आप कर लीजिए। 99% लोग नहीं करेंगे। मैं आपको ये बोलूँगा कि आपकी छुट्टी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती। आपने 16,000 पे भी ऑपरेशन करना है, आपने बर्फ़ भी देखनी है, आपने 50 डिग्री के रेगिस्तान में भी काम करना है, मैं आपको 2-2.5 लाख रुपए दे देता हूँ, आप ये कर लीजिए। 99% लोग ये भी नहीं करेंगे। सो जब ये आदमी इतना कुछ कर रहा है, तो उसके अंदर नॉर्मल आदमी जब वो देखता है, तो उसके अंदर वो जज्बा हमेशा ज़्यादा, उसको मालूम है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे को किस ट्रेनिंग से गुजरा हूँ, कैसे मैं बन चुका हूँ। सो ग्लास खाना, कुत्ता खा लेना, बंदर खा लेना, उसके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है उस टाइम पे। हमारे यहाँ कई स्पेशल फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी की हाँ है, जी, हाँ जी। वैसे ही एयरफोर्स की भी एयरफोर्स की है, गरुड़ गरुड़ है, या मार्कोस है, नेवी मार्कोस के है हैं। नेवी के। हाँ जी। तो इनका कोई जॉइंट कोई फोर्स होती है कि नहीं होती है? यस, जॉइंटनेस का कंसेप्ट जो जॉइंट डॉक्ट्रीन है, अभी 3-4 साल पहले जॉइंटनेस हो गई है। सो वो सीडीएस के आने के हाँ, बाद? सीडीएस के आने के बाद आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन है, जिसमें तीनों को एक ही अम्ब्रेला के अंदर रखा गया है। बेसिकली आप देखिए, हर स्पेशल फोर्स का मैंडेट अलग है। अगर आप मार्कोस की बात करेंगे, लैंड बेस्ड ऑपरेशन वो कर सकते हैं, हम भी अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्रोफिशिएंसी मार्कोस की अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए होगी, वो हमारी नहीं हो सकती, बिकॉज वो नेवी वाले हैं। आप समझ रहे हैं? एंटी पायरेसी ऑप्स में आप गल्फ ऑफ एडन में देखते हैं मार्कोस डिप्लॉय अंडर होते हैं। वाटर ऑपरेशन क्या होता है? पानी अंडर के वाटर ऊपर? ऑपरेशन इज बेसिकली बिलो द सी जाकर आपको ऑपरेशंस करना, कहीं किसी बोट पे या फिर किसी शिप के नीचे जाकर चार्जेस लगाना, उसको डिस्ट्रॉय करना, वो अंडर वाटर ऑपरेशन। अब आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेज हैं, हमारा लैंड बेस्ड ऑपरेशन है। सो वी आर मोर इनटू कॉम्बैट फ्री फॉल। अब स्किल्स, गरुड़ भी अंडर वाटर डाइविंग करता है, उसके बाद उसके भी कॉम्बैट फ्री फॉल के सबके स्किल्स मैच करते हैं, लेकिन जो काम एक स्पेशल फोर्स सबसे अच्छी तरीके से की जाती है, कर सकती है, तो वो उसको करने देते हैं। जब आप तीनों फोर्सेस को एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हो, तो तीनों फोर्सेस अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको सीखती है, वो उससे सीखता है, वो उससे सीखता है। इंडियन सिनेरियो में गरुड़ अभी नई बनी है, मार्कोस उससे थोड़ी सी पुरानी है। इंडियन स्पेशल फोर्सेज जो आर्मी की स्पेशल फोर्सेज हैं, 1965 वॉर से लड़ रही हैं। सारी जे&के की मिलिटेंसी, नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी, कॉम्बैट एक्सपोजर में आप बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेज हैं, दे आर बेटर, बिकॉज हमने कॉम्बैट ज्यादा देखा है। वी हैव फॉट, अभी जितने मिलिटेंसी और ये ऑपरेशंस हुए हैं, वो सारे लैंड बेस्ड ऑपरेशंस हैं। एक स्पेशल ऑपरेटिव को तैयार करने में सरकार का कितना पैसा लगता होगा? बहुत पैसा लगता होगा, मैं ऐसे बता नहीं सकता। देखिए, आपने उसको ट्रेनिंग करवानी है, अलग अलग जगह टेरेन पे भेजना है, आपने उसको बेस्ट ऑफ हथियार, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट देना है, आपने उसको 25,000 फीट से कुदाना है। अगर आपको जहाज को भी उस हाइट पे उड़ाना है, तो जहाज की सॉटी, अब वो यानी उस पर ही कितना पैसा खर्च हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट से कराना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज में देना है, बेस्ट ऑफ गाड़ियाँ देनी है। अगर नॉर्मल रेडियो सेट
सपोज 1 लाख का है तो हमारे पास 4 लाख वाला होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना कोर्सेज कराने हैं, उसको जॉइंट ट्रेनिंग्स के लिए फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज भेजना है, यूएस स्पेशल फोर्सेज के साथ, यूके की स्पेशल फोर्सेज, वर्ल्ड ओवर स्पेशल, उसको ट्रेन करना है क्योंकि वो वहाँ से सीख कर आएगा। सो कांस्टेंट आप उसको डिप्लॉयमेंट तो में वर्ल्ड रखेंगे। में जो बेस्ट स्पेशल फोर्स है आपके लिहाज से कौन सी है? मेरे हिसाब से स्पेशल एयर सर्विस, यूके ब्रिटेन की वाली? जो, ब्रिटेन की जो है स्पेशल एयर एयरफोर्स वाली? सर्विस और स्पेशल बोस सर्विस आर द, मेरे हिसाब से ओल्डेस्ट मतलब एंड द उनकी बेस्ट। एयरफोर्स एंड नेवी? हाँ, उनकी आर्मी वाले को स्पेशल एयर सर्विस कहते हैं, उनकी नेवी वाले को स्पेशल बोट सर्विस कहते हैं। आई थिंक सो दे आर वेरी गुड। अच्छा, हाँ जी, मतलब यूएस के स्पेशल फोर्स भी अच्छे हैं? मेरे हिसाब से कॉम्बैट एक्सपोजर को और एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए यूएस की जो काउंटर टेररिस्ट टीम्स हैं, सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स जो हैं, दे आर ऑल्सो गुड। ग्रीन बेरेज जिनके साथ हमने ऑपरेशंस किए हैं, बेसिकली ग्रीन बेरेज, दे आर ऑल्सो कॉम्बैट हार्डेंड फोर्सेस। यानी उन्होंने इराक, अफगानिस्तान में, मेरे टाइम में तो इराक और अफगानिस्तान वाले वेटरन्स के साथ मैं रहा हूँ। सो दे हैव सीन लॉट ऑफ एक्शन ओवर देयर। सो जो जितना एक्शन देखेगा वो उतना अच्छा होता जाएगा, बिकॉज इक्विपमेंट मैंने जैसे बताया मैटर करेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद जो मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट है वो अपने एक्सपोजर से उसको ज़्यादा ये करेगा। गन्स इक्विपमेंट से बहुत मैटर करते हैं। तो जो यूएस फोर्सेस हैं वो इस लिहाज से कितनी? हाँ, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। यानी दे आर द, आई वुड से द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इवन बेटर देन यूके स्पेशल फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट। जरा उसको हाँ, समझाएंगे? मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट जहाज होता है, ये जो हमारे पास 10 हैं, C-17 है, और यूके में वो में भी 7-8 होंगे। हमने यूएस से ही लिया है, ग्लोब मास्टर कहते हैं उसको, C-17 ग्लोब मास्टर्स। वो आज से 7-8 साल 10 साल पहले मैंने पढ़ा था, यूएस में 260 थे। तो आप समझ रहे हैं, जिसका आप ये सोचिए कि जो फोर्स सारी लड़ाइयाँ ही अपने देश से बाहर लड़ रही है, चाहे वो इराक है, अफगानिस्तान है, कहीं पर भी वो जो फोर्स अपने देश को छोड़कर इतनी दूर जाके लड़ाई लड़ रही है, उसका मिलिट्री माइट कितना होगा। ऑब्वियसली जब आपका उस टाइप का इक्विपमेंट है आपका, और मैं उनके पास ऐसा क्या क्या है जो मतलब दूसरे देशों वेपन के पास नहीं है? एम्युनिशन इक्विपमेंट इज 100 टाइम्स बेटर देयर। सर्वेलेंस में आप देख लीजिए, आधी लड़ाई वो यूएवी से ही जीत जाते हैं। उनके फाइटर जेट्स, उनकी एयरफोर्स गल्फ वॉर शुरू होने से पहले ही सारे टारगेट्स इराक में डिस्ट्रॉय कर दिए थे। जब तक ग्राउंड फोर्सेस पहुंचे उससे पहले ही उन्होंने, जो गल्फ वॉर 1 थी 91 की, सो उन्होंने 1 लाख सॉटीज पहले ही मार के उनको सारे ब्रिजेस सब कुछ, तो जो ग्राउंड फोर्सेस गई उन्होंने तो फिर, जैसे उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन था, हाँ जी, ऑपरेशन अब वो पाकिस्तान के भीतर ही एबटाबाद में जाकर के उनकी फोर्सेस ने मार भी दिया, निकल भी आए, हाँ पाकिस्तान को पता तक नहीं चला। जी। तो ये सब कैसे प्लान करते होंगे वो? ये उनकी प्रोफिशिएंसी है, ये मिलिट्री लीडरशिप से ज़्यादा पॉलिटिकल विल है। आप देखिए 9/11 हुआ जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उन्होंने किसी का ओपिनियन नहीं दिया, उन्होंने किसी से पूछा नहीं। आप समझ रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में जाके ऑपरेशंस करेंगे, उन्होंने वर्ल्ड ओपिनियन नहीं देखा, बिकॉज उनको मालूम था कि उसामा बिन लादेन तोरा बोरा केव्स और अफगानिस्तान में है, वो सीधा उधर पहुंच गए। सो ये टाइप का जब आपको मिलिट्री को, जब पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको आप कहते हैं देश की, आपको उस टाइप का सपोर्ट मिलेगा, सो व्हाई विल दे बी अफ्रेड? वो डरने की कोई बात ही नहीं है। पूरे करियर में बहुत सारे ऑपरेशंस करने को मिले होंगे। कोई ऐसा ऑपरेशन जैसे कोई टेररिस्ट है या कुछ टेररिस्ट हैं, घेर लिया है, ऑपरेशन ऑन है और उसके बाद मारा? हाँ, ऐसे काफ़ी ऑपरेशंस है जो कि, लेकिन जो स्टैंड आउट करता है वो एक ऑपरेशन है जिसमें हमारे को 3 टेररिस्ट को हम ट्रैक कर रहे थे, और हमारे को जो इनपुट उस दिन मिली थी वो 2 टेररिस्ट की थी। उनके हम लोग अपने ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं ले जा सकते थे, ओनली बिकॉज कि उससे हमारा जो सरप्राइज था ऑपरेशन का वो ख़त्म हो रहा था। सो मैं और मेरा बडी, हम लोगों ने जल्दी से उस जिस घर का मैं इनपुट थी, वो एक ढोक टाइप का घर था जो समर
ढोक बनाते हैं। गांव वाले नीचे रहते हैं, थोड़ा सा माउंटेन में, थोड़ा सा ऊपर की तरफ था पहाड़ पे, और डबल स्टोरी था। तो हमें इनपुट पक्की थी, लेकिन हम उसको जब सर्च करने गए, मैं और मेरा बडी अंदर गए ओनली बिकॉज बाकियों को हमारे पास उतनी नफरी और हमारे पास उतनी नंबर्स नहीं थे कि हम बड़ा एलैबोरेट पार्टी लगाते। तो जिस घर का मैं सिलेक्शन कर रहा था वो हमने उसको सर्च किया, और वहाँ पर जब आप ऐसी सेटिंग थी नीचे वाले फ्लोर में, जो काउज और जो कैटल होती हैं घर की बंधी हुई थी, वो नीचे रहती हैं, तो ऊपर से वो लोग एक हुक्सा होता है उसमें से वो चारा रात को फेंक देते हैं। सो मैंने अपने हथियार के साथ देखा, चेक किया हमने उसको, हमने सब जगह चेक कर लिया, हमें कोई मिला नहीं, लेकिन हमको फिर भी इनपुट आ रही थी कि टेररिस्ट घर के अंदर ही हैं। तो मैंने उसके नीचे देखा, उसमें एक बोरी सी पड़ी थी, तो मैंने उसके अपने अपने बैरल के थ्रू उसको ऐसे दबाया। मैंने सोचा ठीक है ये भी खाली है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, कई बार हमें लगता है कि, तो जितना दूर आप बैठे हैं उतनी दूर मिलिटेंट ने AK-47 से मेरे ऊपर फायर किया था, पूरे 30 गोलियां। सो मेरा, क्योंकि मेरी पीठ थी, तो मेरी जो फायर गया वो ऊपर छत की तरफ लगा, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं लगा वो मुझे गोलियां क्यों नहीं लगी। उसके बाद मैंने अपने बडी को धक्का दिया, हम दोनों साथ में ही खिड़की थी, हम खिड़की से नीचे गिरे, कम से कम 10 फीट नीचे गिरे होंगे, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे थे। नीचे गिरे, उतनी देर में मिलिटेंट्स ने 2 ग्रेनेड लॉब किए, वो मेरी टांग में अभी भी उसके स्प्लिंटर, जो छर्रे इसको आप बोलते हैं, वो लगे हुए हैं। और फिर हमने, एक ने भागने की कोशिश की, 2 थे वहाँ पर जो उसी से बाहर निकले। एक को हमने उधर ही मार दिया था, एंड एक को अगले दिन सुबह, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो हमें रात भर फायर करना पड़ा। मेरे बडी को भी लगी थी ग्रेनेड के स्प्लिंटर, पर उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, तो उसको एवैक्यूएट करना पड़ा था। और मैं फिर पूरी रात उधर ही रहा। जब एक बारी कांटेक्ट हो गया तो हमारी और फोर्सेस आ गई थी। मॉर्निंग में हमने उसको सरेंडर करने को बोला, उसने मना किया, तो हमने फिर, जम्मू कश्मीर है तो धुंध है, बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाका है, सुनसान है, और उसी के भीतर आप घूम रहे हो, और उसको ट्रैक कर कहाँ है। तो ये काम बड़ा टफ है। अब हिंदुस्तान के लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और वो पहाड़ी चोटियों पर, जंगलों के बीच में कहीं पोजीशन लेकर के बारिश हो रही है, हम कहीं पड़े हुए हैं। ये टफ ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में कितनी दिक्कतें आती हैं पहाड़ी इलाकों में, या फिर उस तरह जम्मू कश्मीर के जो टेरेन है, तो दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज है सामने वाला तो अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ है, आप नहीं, उसको ढूंढ रहे हैं। देखिए, पहाड़ी इलाके का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको जो वेदर है, जो मौसम है, उसमें आपको एक्सट्रीम ठंड का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पैदल, जहाँ पर आपको जाने के लिए आधा घंटा लगता है, पहाड़ के इलाके में हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप पर्टिकुलर उस रास्ते को लो, तो आपको 1.5-2 घंटे लगेंगे। और आपका इक्विपमेंट पे जो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ठंड वाला इलाका है, आपकी बैटरीज जल्दी डिश होती हैं, जिसमें आप, यानी उनका जो चार्जिंग पावर है वो कम हो जाती है। इन सब चीज़ों को अगर आप ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशन के हिसाब से देखेंगे, तो ये सब चैलेंजेस हैं। जब हम ऑपरेशंस प्लान करते हैं, बिकॉज अगर आप बैठ गए, आप पहली रात इंडक्ट हुए, आप पहली रात में आपको 3 रातें चलना है एक जगह पे पहुंचने के लिए, अनलेस एंड अनटिल आपको हेप्टर का एफर्ट मिला, उसने आपको कहीं ड्रॉप कर दिया, आपको चॉपर ने, यानी जो हेलीकॉप्टर है उसने कहीं ड्रॉप कर दिया, फिर आप ऊपर चढ़ रहे हो। कई बार नहीं मिलता, कई बार आपको ऑपरेशंस पैदल भी लॉन्च करने पड़ते हैं। तो 2 रातें तो आप चल ही रहे हो, दिन में आप मूवमेंट नहीं कर सकते, तो एक जगह पहुंचोगे फिर दूसरी जगह पहुंचोगे। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तो जब आप ऑपरेशन की प्लानिंग करते हो, तो पहाड़ के जो ऑपरेशन हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। जो कई बार हम लोग मैप्स पे देखते हैं, अगर हमने वो जगह नहीं देखी है, वहाँ पर कई बार मैप पे वो ट्रैक शो करेगा, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड पे जब आप पहुँचते हो तो ट्रैक तो है नहीं, वहाँ पर खड़ी चढ़ाई है। आपको लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, आपका और टाइम प्लानिंग बिगड़ेगी। अगर आप पहली रात इंडक्ट कर रहे हो और बारिश पड़ गई पहली रात, तो आपका जो खाना पीना जो भी है वो सब गीला है, फिर आप हफ्ता 10 दिन, जितने दिन का भी ऑपरेशन है, गीली पूड़ी पे ही जिंदा रह रहे हो। ऑपरेशंस आर डिफिकल्ट, यानी सिंपल ऑपरेशंस नहीं होते। और जैसा हमें लगता है, जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि
आप गए मिलिटेंट मारे वापस, ऐसा नहीं होता। 100 ऑपरेशन, 3 महीने, 4 महीने, हर रात को ऑपरेशन, एवरी नाइट। आपकी बायोलॉजिकल जो साइकिल है, जो आपकी सोने, रात को आप सो नहीं सकते। अगर आपको रात को 11 बजे खबर आ गई, ऑपरेशन आप चाहे सुबह के 5 बजे लॉन्च करो, आपकी पूरी रात आप सो नहीं सकते। प्लानिंग्स चलती हैं, रिहर्सल्स, डिटेल्स, इधर जाएंगे, इसे करेंगे, इसको इधर लगाएंगे, इधर पार्टीज लगेंगी। सो आप सो नहीं सकते। आप वो करके आए सुबह 10-11 बजे तक, आप 1 घंटा आधा घंटा लेटते हो, आपको दोपहर को 2 बजे फिर खबर आ जाएगी कि उधर मिलिटेंट है, आप फिर निकल जाते हो। सो वो जो लाइफ है, वो जो कंटिन्यूस ऑपरेशंस में लेने वाली लाइफ है। कोई आप अपने कैंप से बाहर, ये नहीं है कि चलो आज मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मॉल घूमने चला गया, वो सब चीज़ें तो ये नहीं है। सिनेमा देखने नहीं का, नहीं, मॉल घूमने का, हाँ, आपके कभी पास कभी आपके लैपटॉप में आप पेन ड्राइव में पिक्चरें लाकर देख सकते हो, पर आप J&K जैसी जगह में एक सिनेमा हॉल ही नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? आप अपनी COP में बैठे हो, तो अलूफनेस, फैमिली से दूर, मौसम खराब। तो नॉर्मल लाइफ कब नसीब होती है? नॉर्मल लाइफ तो आप छुट्टी वुट्टी में आओगे तब आपको नसीब होगी, तब उससे नसीब हाँ, तभी आपको होगी। अब वो छुट्टी 3 महीने बाद मिले, जनरली फौज कोशिश करती है कि हर को 3 महीने बाद ऐसी जगहों से छुट्टी मिल जाए, इंश्योर भी करती है, बट समटाइम्स आपको मालूम है, क्योंकि फौज की नौकरी है, ऊपर नीच हो सकती है। सो कभी कोई ऐसा ऑपरेशन जो हमारी नेबर कंट्री हैं, दोनों दुश्मन हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, कि अगर हम यहाँ से जा कर के और इसको कट ऑफ कर दें तो ये पूरा इलाका जो है या चाइना के वो अगेंस्ट हमारा हम हो लोगों ने प्लान किया था। जगह मैं आपको नहीं बता सकता ऑब्वियसली, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस के लिए। अच्छा, लेकिन अगर हम वो ऑपरेशन, उसके लिए हम 8-10 लोग ही थे, लेकिन अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता तो 10 लोग एक पूरी आर्मी को चैलेंज करने के बराबर थे। बिकॉज आप एक स्ट्रेटेजिक एरिया को कट कर रहे थे, जहाँ पर से दुश्मन और का उठना बहुत मुश्किल था। अच्छा। एक रात का ऑपरेशन किया, एरिया को पकड़ा, मेन फोर्सेस के साथ लिंकअप किया, वापस आने के चांसेस कम थे ऑब्वियसली, यानी आपकी जान जा सकती है, ये 99.9% आप वापस आओ ना आओ कोई गारंटी नहीं थी। तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? वो ऑपरेशन हायर लेवल पे लॉन्च नहीं हुआ कभी। हमने प्लानिंग कर ली थी, सब कुछ हुआ था, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, बिकॉज वो फिर होता, यानी प्रिपरेशंस हो गई, रिहर्सल सब कुछ कर लिया था हमने, एरिया सेलेक्ट कर लिया था। इफ इंडिया वुड हैव गॉन टू वॉर विद चाइना तो शायद वो एग्जीक्यूट हो जाता। किस्मत वाले होते वो लोग, अगर हमें वो ऑपरेशन करने का मौका मिलता। मैं तो बोलता हूँ अगर किस्मत होती, अगर जान भी चली जाती तो एटलीस्ट गर्व होता कि देश के लिए कुछ करके गए। जान की फिक्र बिल्कुल नहीं होती। नहीं, जान मुझे नहीं लगता कि किसी भी फौजी, किसी भी देशभक्त, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस, जान की फिक्र जब तक पहला राउंड फायर नहीं होता तब तक थोड़ी बहुत होती होगी, लेकिन उसके बाद नहीं होती। जब पीओके है, हाँ जी। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आ जाता है पीओके में, वहाँ का पॉलिटिशियन आ जाता है, पीएम आ जाता है, और वहीं से ललकारने लगता है ये इंडिया में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, इन ट्रूसेस में मान जानना चाहता हूँ, और इंडियन आर्मी है, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों कंपेरेबल फोर्सेस नहीं है, हाँ। इनकम्पेरेबल है मेरे हिसाब से। यानी कि आप किसी टाइम पे थ्रेट थी, ठीक है, लेकिन अब मेरे ख्याल से अगर कोई हमको चैलेंज कर सकता है, हमारी आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस को, और इन सब को मद्देनज़र रखते हुए चाइना को हमें थोड़ा थ्रेट मानना चाहिए। पाकिस्तान इज़ नॉट अ थ्रेट, कभी भी था नहीं, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, बट ठीक है, न्यूक्लियर स्टेट है, हम बोल सकते हैं हमारे पास उनके साथ न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा है। आप आर्ग्यूमेंट के लिए, डिबेट के लिए आप कुछ भी, यानी आप चला सकते हो, बट एज पर्सनली एज इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान का हाल और लीडरशिप और ये सब देखकर आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान का कोई चांस है, एटलीस्ट इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट तो नहीं है। जी, इंडिया में जो लीडरशिप चेंज हुआ तो बहुत सारे आर्मी पर्सनल ऑफिसर्स कहते रहते हैं कि बड़ा फ़र्क पड़ा, एक खुलापन मिला, आप ऑन द ग्राउंड जो भी डिसीजन लेना है ले सकते हो। इस तरह से आपने कभी महसूस किया? जो आर्मी है और जो मिलिट्री पावर है, वो एक वन ऑफ द मीन्स है देश के
नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का, ठीक है। जितनी आपकी सरकार स्टेबल है और बोल्ड डिसीजंस लेगी, आर्मी उससे 2 गुना ज़्यादा ही काम करेगी। आर्मी ने कभी लड़ाई के लिए ना नहीं की है, फॉर दैट मैटर आर्म्ड फोर्सेस। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को ले लीजिए, जहाँ पर बोलते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जाएगी, बिकॉज द गवर्नमेंट इन द सेंटर इज स्टेबल। एक विजन है, एक जब आप लगातार 10 साल से सरकार चला रहे हैं, सो एक स्टेबिलिटी मिलती है कि ये विजन है, इसको इस दिशा में लेकर जाना है, तो काम करेंगे। कर्नल शिवेंद्र, बड़ा दिलचस्प लगा। मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है ना, आगे भी हम आपके साथ जारी रखेंगे। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनके बारे में देश का आम आदमी जानना चाहता है। हाँ जी। जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स होते हैं उनके बारे में जानकारी कम होती है। मैं जानता हूँ कि उसमें नेशनल इंटरेस्ट भी है, तो नेशनल इंटरेस्ट जहाँ जोखिम में ना आए वहाँ तक तो बात की जा सकती है, तो लाजमी है कि वहाँ तक हम बात करेंगे। और आज आपके साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया, और मुझे लगता है कि बातों बातों में आपको पसंद आता है, और अपनी पसंद को लेकर के, अपनी राय को लेकर के, अपनी सलाह को लेकर के आप हमें ज़रूर बताया कीजिए। तो आज बातों बातों में यहीं तक। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ टन। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ का, आपका राणा साहब। मैं महादेव आपको और ऊंचाइयों पे और नहीं, अच्छी आप न्यूज़ लोगों लेकर जाएं। को, आप लोग नाज हैं देश का, और पहली बार है कि इस तरह से किसी स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव से बात करने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान के लोग सुनते हैं तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है हाँ कि जी, मेरी फोर्स कैसी है, कितनी एफिशिएंट है और कितनी मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।